मनरेगा कभी बंद मत करो। आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनरेगा कभी भी पसंद नहीं था, यह बात किसी से छुपी नहीं है। 10 साल पहले हो या आज की बात कर ले, यूपीए सरकार की फ्लैगशिप स्कीम जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार का अहम जरिया बन गया था, पिछले एक दशक में मोदी सरकार उसे चाहकर भी बदल नहीं पा रही थी। और कोविड के जमाने में तो इसी मनरेगा में भर भर कर रिकॉर्ड तोड़ पैसा सरकार को लगाना पड़ा। अब फाइनली जाकर 11 साल बाद सॉल्यूशन मिला है। बिल को ही बदल दो, गांधी का नाम हटा दो, अपना बना दो इस बिल को। इसी बदलाव को अब संसद ने जबरदस्त स्पीड पर मंजूरी भी दे दी। को पारित किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य को भी आ गए, मेरे विचार में निर्णय वालों के पक्ष में। बिना डिटेल डिस्कशन किए, बिना ऑब्जेक्शंस को नोट किए, सरकार ने यूपीए एरा के सबसे बड़े और सबसे सफल कार्यक्रम का नाम अब बदल दिया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट अब बन गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी वीबीजी राम जी। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम, जिन्होंने इस बिल मनरेगा को 10 साल पहले संसद में प्रस्तावित किया था, उनका अब कहना है कि बीजेपी सरकार का यह कदम हमारे राष्ट्रपिता की दूसरी हत्या है, सेकंड असैसिनेशन है। चिदम्बरम का मानना है कि नेहरू की लेगेसी को कलंकित करने के बाद अब सरकार महात्मा गांधी पर फोकस कर रही है, उनके लेगेसी को मिटाने की कोशिश कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी बापू के बारे में जान तक ना पाए। और बात सिर्फ नाम बदलने की नहीं है, वीबीजी राम जी मनरेगा का मूल रूप बदल देता है, उसका डीएनए बदल देता है। जितना मिसलीडिंग इस बिल का नाम है, उससे ज्यादा मिसलीडिंग इस बिल के प्रावधान है। कहने को तो यह बिल यूपीए एरा के मनरेगा को रिवैम्प करता है, बेटर बना देता है, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट गारंटी को एक्सपैंड कर देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नेशनल प्लानिंग का हिस्सा बना देता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बिल का असली मकसद बस कुछ और है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम करना है। सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार कंगाल हो रही है, तो राज्य सरकारों के ऊपर बोझ डाल दो और वर्कर्स की जो बार्गेनिंग पावर है उसे खत्म कर दो। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह जी राम जी बिल वाकई में करोड़ों जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उन्हें राम भरोसे छोड़ देगा। देशभक्त के आज के एपिसोड में इस नए बिल को डिटेल में समझेंगे, डिकोड करेंगे, क्या है इसके नए प्रावधान, क्या इस नए बिल की जरूरत थी, इससे बदलता क्या है, अगर मनरेगा को अपग्रेड करना था तो नाम क्यों हटा दिया महात्मा गांधी का, क्या सच में मनरेगा की रिवैम्प की दरकार थी, और अगर थी तो अब देखते हैं कि क्या इस बिल में क्या क्या चेंजेस हैं, बदलाव हैं, क्या यह बेटर है, या अल्टीमेटली सिर्फ एक ही एजेंडा था, गांधी की लेगेसी को खत्म करना, उसे असैसिनेट करना। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। नए कानून को समझने और सरकार के एजेंडे को डिकोड करने से पहले एक नजर हमें मनरेगा पर डालना होगा। आखिर बेहतर क्या किया सरकार ने, पहले उसे तो देख लें। बात अर्ली 2000s की है। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के फायदे दिखने लगे थे। भारत अब हाई जीडीपी ग्रोथ पर चल रहा था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा फायदा शहरों में दिख रहा था। नए लिबरलाइज्ड भारत की ग्रोथ स्टोरी से रूरल इंडिया उतना तेजी से बढ़ नहीं रहा था जितना अर्बन इंडिया बढ़ रहा था। एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। माने सिंपल भाषा में कहने को तो लोग टेक्निकली इंप्लॉयड थे कागज पर, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी ना के बराबर थी फार्मलैंड्स पर, रूरल एरियाज में। नॉन फार्म रूरल जॉब्स बहुत ही कम थे, और उसके ऊपर मौसम की मार, क्रॉप फेलियर, इसके वजह से शहरों की तरफ माइग्रेशन हो रहा था, शहरों की तरफ पलायन हो रहा था। अब यह ना देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर थी और ना शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इस बैकड्रॉप में 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार अपना फ्लैगशिप नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लेकर आती है। यह उस वक्त दुनिया का पहला ऐसा कानून था जिसमें एम्प्लॉयमेंट को चैरिटी समझकर नहीं बल्कि लीगल राइट बनाया गया था। नरेगा का कोर आइडिया सिंपल था, अगर कोई रोजगार ढूंढ रहा है, मजदूरी करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, तो सरकार का फर्ज बनता है कि उसको काम ढूंढ कर दे, उसे रोजगार दे। और अगर सरकार उसे काम देने में असफल रहती है तो सरकार का काम होता है उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना। यह एक फंडामेंटल शिफ्ट था वेलफेयर से राइट बेस्ड फ्रेमवर्क की तरह, कि काम करना मेरा अधिकार है और उस काम को ढूंढना सरकार की जिम्मेदारी है।
और इसका पहला स्टेप था राइट टू वर्क। नरेगा के तहत हर रूरल हाउसहोल्ड को साल में 100 दिन की गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दी गई। काम लोकल लेवल पर होने लगा, माने 5 किलोमीटर के रेडियस में, ताकि माइग्रेशन ना हो, पलायन ना हो बड़े शहरों की तरफ। वेजेस मिनिमम वेज के आसपास फिक्स किए गए। पेमेंट भी टाइम बाउंड होना था, 15 दिन के अंदर अंदर। और काम का फोकस था गांव में प्रोडक्टिव एसेट्स बनाना, जैसे वाटर कंजर्वेशन पर काफी फोकस था, तालाब खुदवाना, चेक डैम्स बनवाना, रूरल रोड्स का निर्माण करना, वगैरह वगैरह। फाइनली इस स्कीम की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसका इंप्लीमेंटेशन, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जरिए होना था। लेकिन इसके लिए जो पैसे हैं, स्पेशली जो वेजेस हैं, जो उसका खर्चा था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाने का फैसला किया। इसके 2-3 क्लियर फायदे सामने आते हैं। नंबर 1, जिसको काम चाहिए उसको उसके गांव में काम दिया जा रहा था। नंबर 2, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोकल गवर्नमेंट लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने लगी, जिससे ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट को बूस्ट मिला। और फाइनली पॉइंट नंबर 3, मजदूरों की बार्गेनिंग पावर, वो जो शक्ति है, वो बढ़ने लगी कि अगर ठेकेदार काम नहीं देता है, जोर जबरदस्ती करता है, तो कम से कम मेरे पास सरकार से कुछ गारंटीड काम तो मुझे मिल जाएगा, मैं भूखा नहीं मरूंगा। ठीक जैसे एमएसपी का फॉर्मूला होता है, ओपन मार्केट में मुझे अगर अपने फसल का दाम नहीं मिलता है, तो मैं सरकारी मंडी में तय दामों पर अपना अनाज बेच सकता हूं। 2006 में 200 डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई यह स्कीम 2008 माने सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर पूरे देश में रोल आउट हो जाती है। 2009 में नरेगा में महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया जाता है, मनरेगा बना दिया जाता है। 2010-11 तक 5.5 करोड़ से ज्यादा हाउसहोल्ड्स हर साल मनरेगा के अंदर काम मांगने लगे। हर साल 250 to 280 करोड़ पर्सन डेज की इंप्लॉयमेंट जनरेट होने लगी। टोटल स्पेंडिंग की बात करें तो 40 to 45,000 करोड़ एनुअली के आसपास इसका खर्चा पहुंच जाता है। और वर्कफोर्स का आधा हिस्सा, जी हां, आधा हिस्सा महिलाओं का होता है, जो कि ग्लोबल पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम में एक ऐतिहासिक स्तर बन जाता है। उसके ऊपर ST/SC पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा होता है, करीबन 40% के आसपास, जो यह बात दिखाता है कि स्कीम सबसे मार्जिनलाइज तबकों तक पहुंच रहा था। नंबर्स के अलावा इस स्कीम का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है डिस्ट्रेस माइग्रेशन को स्लो डाउन करना। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे स्टेट में सीजनल माइग्रेशन कम होने लगा। एवरेज रूरल वेजेस भी ऊपर जाने लगे, माने प्राइवेट फार्म वेजेस को भी मनरेगा का प्रेशर महसूस हुआ। उन्हें भी लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ा काम करवाने के लिए। यह एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। एक और एंगल जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होता है मनरेगा का, कि वो था इकोनॉमी के लिए एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करना। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आता है तो अर्बन एरियाज में जॉब गिरती है। तब मनरेगा ने रूरल इंडिया में डिमांड को कोलैप्स होने से रोका, जिसकी वजह से भारत का फाइनेंशियल क्राइसिस उतना बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ा हमारा, जितना पड़ सकता था। बाय द वे, इसी लॉजिक से मोदी सरकार ने कोविड काल में भी मनरेगा पर खूब पैसा लगाया, ताकि गांव जाकर वर्कर्स को कुछ आमदनी तो मिले, उन्हें भूखा ना मरना पड़े। लेकिन ठीक है, सरकारी प्रोजेक्ट है मनरेगा, तो दिक्कतें तो आएंगी, परफेक्शन तो नहीं है। मनरेगा फ्लॉलेस स्कीम नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डिलेड पेमेंट्स। कई स्टेट्स में वेजेस 30, 50, 60 दिनों के बाद मिल रही थी, जो सीधा सीधा इस लॉ के प्रावधान के खिलाफ था। करप्शन और घोस्ट वर्कर्स के केसेस भी भर भर कर सामने आने लगे। फिर मनरेगा के तहत बन रहे एसेट्स की क्वालिटी भी कुछ खास नहीं थी, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। कुछ जगह ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बना, लेकिन कई जगहों में सिर्फ गड्ढे खोदे गए और वापस वो गड्ढे भर दिए गए। फिर प्लानिंग कैपेसिटी भी पंचायत में उतनी अच्छी तो हो नहीं सकती है, जिस वजह से ये काम का जो सिलेक्शन होता था वो काफी ब्यूरोक्रेटिक होता था, अनप्रोडक्टिव होता था। लेकिन यहां एक क्रूशल बात मिस नहीं होनी चाहिए, और वो ये कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, ये इंप्लीमेंटेशन की थी। कॉन्सेप्ट रॉक सॉलिड था। और बाय द वे, 2012-13 के बाद आधार बेस्ड पेमेंट, सोशल ऑडिट्स, डिजिटाइजेशन के चलते बहुत सारे लूपहोल्स को बंद भी कर दिए गए। तो ये एक ऐसा इफेक्टिव स्कीम था जिसको हमने पिछले 1 दशक में देखा है, जो एक्चुअली लाभ पहुंचा रहा था। तो सवाल यह उठता है कि मोदी सरकार को इस पूरे एक्ट को, इस पूरे स्कीम को टॉप टू डाउन बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? 2014 में मोदी सरकार के आने तक मनरेगा रूरल इंडिया का लाइफलाइन बन चुका था। इसीलिए मोदी सरकार इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हां, सरकार इस स्कीम से चिढ़ती जरूर थी, नो डाउट अबाउट दैट,
लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाई उस समय। 2015 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बने बस कुछ ही महीने हुए थे और उन्होंने मनरेगा को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन साफ वो दिखाने लगे। न स्कीम बंद कर सकते हैं, न क्रेडिट ले सकते हैं। ऐसे में मोदी जी ने संसद में शायद अपना सबसे घटिया बयान दिया। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। शायद किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन, खासकर की मदर ऑफ डेमोक्रेसी में एक प्रधानमंत्री इस तरीके से बात करे देश को शोभा नहीं देता है। लेकिन मोदी सरकार ने यही सेंटिमेंट मनरेगा के एलोकेशन माने फंड्स में दिखाना शुरू किया। फंड्स कम नहीं हुई, लेकिन जिस स्तर पर यह प्रोग्राम ग्रो कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था, उसे कंट्रोल कर लिया गया, उसे रोका गया। फाइनली सरकार की आंखें 2020 में खुलती हैं। उन्हें मनरेगा की शक्ति का असली एहसास होता है। पहले मजाक उड़ाया था, लेकिन कोविड क्राइसिस में एहसास होता है कि कितनी शक्तिशाली है यह मनरेगा, जब शहरों से मजदूर लाखों करोड़ों की संख्या में गांव की तरफ पलायन करते हैं और उन्हें अपना घर चलाने के लिए सख्त जरूरत थी कुछ काम की, कुछ पैसों की। यहां पर मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के अप्रोच में आप फर्क भी देख सकते हो और उसका इंपैक्ट भी आज हमें साफ दिखता है। जहां पिछली सरकार लोगों को काम देकर पैसे कमाने का मौका दे रही थी, नए सरकार का सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट का जो एजेंडा है वो ज्यादातर पॉपुलिस्ट फ्रीबीज है, जैसे फ्री राशन दे दो, फ्री कैश ट्रांसफर दे दो, फ्री की एलपीजी दे दो। ऐसे चीज करो जिससे सीधा आपको वोट मिले। विकास देश का हो या ना हो बाद में देखा जाएगा, और ना भी हो तो चलेगा। लेकिन जब करोड़ों लोग कोविड में जॉबलेस होकर अपने गांव वापस चले गए तो उन्हें फ्री राशन के साथ साथ पैसों की भी तो दरकार थी, उन्हें काम भी तो चाहिए था। अब इसके लिए सरकार ने कोई तैयारी तो करके रखी नहीं थी बीते कुछ सालों में, तो मोदी जी को खून का घूंट पीकर फिर से मनरेगा के तरफ उन्हें देखना पड़ा। 2022 में मनरेगा के अंडर रजिस्ट्रेशन, काम, सरकारी खर्चा सब कुछ बढ़ा और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का सिर्फ सरकार को वेज पेमेंट्स देना पड़ा। अब आने वाले सालों में भी मनरेगा का डिमांड हाई रहता है, माने स्कीम सक्सेसफुल है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फिर से सरकार एक ट्रैप में फंसने लगी। कांग्रेस को क्रेडिट दे नहीं सकते हैं और मोदी जी फिर से बातें बनाने लगते हैं। सरकार कहने लगती है कि मनरेगा को अपने ट्रू पोटेंशियल पर तो मोदी सरकार लाई है। अरे सच में तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार ने बनाई है, उससे पहले तो बस गड्ढे खुद रहे थे, लोग पत्ते पहनकर नाच रहे थे। 2014 से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है, यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। 2014 के बाद मनरेगा के तहत गरीबों के पक्के घर भी बने, कुएं, बावड़ियां, नहरें, पशुओं के शेड, ऐसे लाखों काम हुए हैं। आज अधिकतर मनरेगा पेमेंट्स 15 दिन में ही क्लियर हो जाती है। अब बाइट देना एक चीज है, लेकिन लोगों को सच्चाई तो दिख रही थी। मोदी सरकार को अभी भी मनरेगा से वही दिक्कत थी जो 2014 में थी। अरे वो इसे बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह स्कीम सच में काम कर रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, और ना ही इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ किया जा सकता है क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन अब इन दो प्रॉब्लम्स के अलावा कोविड के बाद मोदी सरकार के पास नई दिक्कत, एक ऐसा स्कीम जिसका खर्चा हर साल बढ़ रहा है, जिसका आइडिया उनका नहीं है, लेगेसी उनका नहीं है, क्रेडिट उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन पैसा चला जा रहा है और खजाने में भी पैसा कम हो रहा है। इन सारी दिक्कतों से निपटने के लिए सरकार इसीलिए अब लेकर आई है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, शॉर्ट में वीबीजी, राम जी याद कर लेना, एग्जाम में आएगा। अब इस बिल का एम है मनरेगा को रिप्लेस करके सरकार की विकसित भारत विजन के साथ एक नया प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करना, जिसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट को, लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स को सब एक साथ जोड़ के ले जाने की बात है। इस नए कानून में मनरेगा की तरह ही एम्प्लॉयमेंट गारंटी के प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, लेकिन अब 100 दिनों की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ये तो पॉजिटिव स्टेप है।
मास्टर स्ट्रोक। लेकिन इस फील्ड में काम कर रहे एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सब एक जुमला है, क्योंकि यह 100-125 दिन का सीलिंग प्रैक्टिकली बाइंडिंग नहीं है। आज के डेट में भी सिर्फ लगभग 2% रूरल हाउसहोल्ड्स को पूरे 100 दिन का फुल काम मिलता है। तो जब इस नंबर का कोई मतलब ही नहीं है 100, 125 या 200 दिन, तो उसको इतना ढोल पीट बजाकर अनाउंस करने से सरकार करना क्या चाहती है? तो एक बेनिफिट है। दूसरी नई चीज, नए कानून में एक सीजनल पॉज बटन का कॉन्सेप्ट लगा दिया गया है। पहली बार इंप्लॉयमेंट गारंटी में एक पॉज इंट्रोड्यूस किया गया है जो साल में मैक्सिमम 60 डेज तक हो सकता है। इसका लॉजिक दिया गया है कि पीक सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान रूरल लेबर फार्मिंग के लिए कहीं दिक्कत हो जाती है, वो मिल नहीं पाते हैं। इस पॉज से सरकार यह गारंटी करने की कोशिश कर रही है कि खेती के काम में कोई बुरा असर ना पड़े। लेकिन यहां भी ज्यादा प्रॉब्लम ही है, क्योंकि यह मजदूरों की बार्गेनिंग पावर को छीन लेता है। अगर हार्वेस्ट सीजन में मजदूरों की जरूरत है तो भाई बड़े फार्मर्स मजदूर हायर करने के लिए ज्यादा पैसे दे दीजिए आप। सिंपल मार्केट इकोनॉमिक्स है, और ऐसे में भी वो मिनिमम वेज पर ही काम कर रहे हैं रोजगार योजना में। लेकिन यहां सरकार इस पर्टिकुलर विंडो में, जब मजदूर की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, जहां वो बार्गेन कर सकते थे, वहां उनसे मनरेगा का जो लीवरेज था वो छीनना चाहती है। मतलब इन 60 डेज में मजदूरों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठेकेदार जो रेट देगा उसे उसी रेट पर काम करना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि नहीं, अगर पीक टाइम पर मजदूर महंगे हो जाते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फार्मिंग बढ़ जाएगा, खेतीबाड़ी में प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्रीकल्चरल क्राइसिस हो जाएगी। लेकिन सरकार के अपने ही डेलिब्रेशंस में यह बात साफ हो चुकी है कि अगर आप प्री कोविड ईयर्स में भी देख लो तो नरेगा की वेजेस से किसी की इनकम में कोई खास चेंज उतना नहीं आया है। रूरल वेजेस 2020 से पहले भी 3-4 सालों से स्टैग्नेट ही हो रहे थे। तो मनरेगा के बावजूद मजदूरों को अच्छा बार्गेन नहीं मिल पा रहा था, और अब आपने वो जो उनका हक था वो भी उनसे छीन लिया। बात यहां भी खत्म नहीं होती है। इस नए बिल के अंडर सेंटर के पास पूरी पावर्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो ऑब्लिगेशंस हैं। सारी जो जिम्मेदारियां हैं, रोजगार देना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना, डिलेड पेमेंट का जो कॉम्पनसेशन है वो देना, और यहां तक कि एडिक्वेट फंडिंग इंश्योर करना, सब स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे कर दिया गया है। सेंटर की डिस्क्रिशनरी पावर्स यहीं से शुरू हो जाती हैं कि स्कीम कहां और कब इंप्लीमेंट होगी, यह डिसाइड करने का अधिकार अब सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। मोदी सरकार ने 2022 से वेस्ट बंगाल के मनरेगा पेमेंट्स को रोक के रखा है, होल्ड पे कर दिया है, कोई एक्सप्लेनेशन ना देकर। आप सोचिए आने वाले टाइम पर क्या हो सकता है। उन स्टेट्स में जी राम जी के काम के अप्रूवल को ही रोक देंगे जहां उनकी सरकार नहीं है, या जहां की सरकार से उन्हें दिक्कत है। तो एक बेनिफिट है। खैर, अब तक मनरेगा ओपन एंडेड सेंट्रल फंडिंग स्कीम के प्रिंसिपल पर चलता था। नए बिल के अंडर सेंटर स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन सेट करेगा। इन एलोकेशंस के अंदर 60-40 कॉस्ट शेयरिंग होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। लेकिन उसके बाद अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो पूरा का पूरा बर्डन किस पर? स्टेट पर होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए फाइनेंशियल पैटर्न स्टेट्स के लिए मनरेगा प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने का जो इंसेंटिव है वो छीन लेगा। अब तक स्टेट्स को सिर्फ मटेरियल कॉस्ट का 25% देना होता था, और उसके अलावा कुछ नहीं, सारा भार सेंटर के ऊपर होता था। इस वजह से स्टेट्स के पास भी स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव होता था स्कीम इंप्लीमेंट करने का। अरे भाई, लोगों को मदद मिल रहा है, उनको खर्चा पानी मिल रहा है, और सरकार से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से सारा पेमेंट आ रहा है। इस वजह से यह स्कीम अक्रॉस पार्टी लाइन पूरे देश में इंप्लीमेंट हो पाया था। लेकिन अब यह सब कुछ करने के लिए स्टेट्स को अपने पैसे लगाने पड़ेंगे, तो शायद इस स्कीम के पीछे का जो एंथुसियाज्म था, जो एनर्जी था, अब वो कम हो जाएगा। इस नए फंडिंग पैटर्न में एक और सीरियस प्रॉब्लम खड़ी होती है। बिल स्टेट्स को लीगली लायबल बनाता है कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट देने में असफल रहती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे जो करना पड़ेगा, वो जो गारंटी है जो पहले सेंटर देती थी, अब वो राज्य सरकार को देनी पड़ेगी। माने जो केंद्र सरकार है उसने एक लीगली बाइंडिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन थोप दिया है राज्य सरकार के ऊपर। बताओ ऐसा क्यों किया? तो एक बेनिफिट है। अबे एडिटर, अबे मनरेगा के चक्कर में यूएपीए करवा देगा तू मेरा। लेकिन सवाल तो बनता है ना कि अगर सरकार के पास इतना फ्री का राशन बांटने का पैसा है, लोगों को 5-5 साल तक आप फ्री राशन दे रहे हो, किसानों को सीधा अकाउंट में पैसे पहुंचवा रहे हो, इलेक्शन से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंचा रहे हो, तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी जैसे प्रूवन और सक्सेसफुल स्कीम पर खर्च करने के लिए पैसे क्यों नहीं है तुम्हारे पास?
मतलब लोगों को बैठा के खिलाने का पैसा है, वो आइडिया अच्छा है, लेकिन अगर कोई काम करना चाहता है तो उसे देने के लिए पैसे नहीं है। अब भाई फ्री का राशन देने से बाय द वे लोग सरकार को अपना माई बाप समझने लगते हैं, ये एंगल हो सकता है। इमोशनल होकर उसी पार्टी को वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को काम करवा के उन्हें पैसे दोगे तो हो सकता है लोग उसे वेलफेयर नहीं अपना हक समझ ले। इससे उनके अंदर सरकार के लिए माई बाप वाली जो फीलिंग है वो उत्पन्न ना हो पाए, सरकार को वोट ना मिल पाए। बीजेपी को पता है कि हर साल खर्च करने से अच्छा है कि सिर्फ इलेक्शन से ठीक पहले पैसा लोगों के पास पहुंचा दो, लोग तुम्हें वोट दे देंगे। उसके बाद अगले 5 साल तक कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। 5 साल बाद इलेक्शन साइकिल में हम फिर से वही काम रिपीट कर देंगे, बात खत्म। क्यों हर साल काम करना है, क्यों स्कीम चलाना है? अब ये जो जीराम जी बिल है, अब ये सक्सेसफुल होगी या मनरेगा को कंप्लीटली मार डालेगी अगले कुछ सालों में, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अगर आप यूपीए का जो दूसरा लैंडमार्क एक्ट है, जो कि आरटीआई एक्ट है, जिस तरीके से सरकार ने इसे खत्म कर दिया है, हो सकता है कि मनरेगा के साथ भी अगले 2-3 साल में आप ऐसा ही देखो। लेकिन उससे भी एक बड़ा सवाल है, मनरेगा में प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उसे बदल दीजिए, लेकिन आपने नाम क्यों बदला? गांधी के नाम को हटा क्यों दिया? जी राम जी इसे क्यों बना दिया? क्या एजेंडा है सरकार का इस नाम बदलने में? यह एक चर्चा का विषय होना चाहिए। कल कोई और नई स्कीम लाने वाली होगी मोदी सरकार, गोडसे योजना।